बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो रहा है TV7 भारत के विशेष शो FNA यानी कि फाइनल न्यूज एंड एनालिसिस का। मैं हूं जब्बार खान। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं जिसके जरिए समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि पिछले इतने दिनों से ऐसा लग रहा था कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन हो चुका है, मगर अभी तक उसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। ऐसा क्यों? वो कौन सा पेच है जिसकी बुनियाद पर अभी भी दोनों पार्टियां ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं कर रहे हैं? कल जयंत चौधरी से जब इस बात को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने 2-3 चीजें बहुत साफ की। उन्होंने साफ किया कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही घोषणा हो जाएगी सीट शेयरिंग की और दूसरी चीजों की, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो पहली प्रतिक्रिया जो जयंत चौधरी ने दी, उन्होंने कहा कि दिल खुश हो गया, दिल को सुकून मिला। उन्होंने रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की उस बात पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि दिल खुश हुआ। माना यह गया कि जयंत चौधरी ने खेमा बदल लिया है, क्योंकि उससे पहले जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के ऐलान कर चुके थे। दोनों ही लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करके तस्वीरें साझा करते हुए गठबंधन का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब इतने दिन गुजर चुके हैं, आपको भी लग रहा होगा कि जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जयंत चौधरी के बीच में बातचीत होकर के सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। मगर ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे कई कारण हैं। आज हम उन्हीं कारणों को आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि जयंत चौधरी की जरूरत क्या बीजेपी को है, और जयंत चौधरी की जरूरत किस नजरिए से बीजेपी को है। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जयंत चौधरी के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान क्यों किया? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी का वर्चस्व उनके उस जाटलैंड में कितना रहा है? ये सारी ऐसी चीजें जिसके असेसमेंट की बुनियाद पर पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो कड़ियां में समझाऊं कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में आखिर बात अब तक क्यों नहीं बन पा रही है। सबसे पहले मैं आपको वो कड़ियां समझा देता हूं। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जयंत चौधरी की पोजीशन क्या रही, 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या रहा, ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जयंत चौधरी का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 2014 लोकसभा चुनाव में आरएलडी 0, एक भी सीट नहीं आई। 2014 में आरएलडी के खाते में 0 सीटें आती है। इसी तरीके से जब बात हम 2019 लोकसभा के करते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले या फिर किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 0 मिलता है। यह पिक्चर आपके जहन में क्लियर होगी तो फिर आपके जहन में ऐसा सवाल भी उठ रहा होगा कि फिर बीजेपी को जरूरत क्या है जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन करने की, क्योंकि 2014 में जयंत चौधरी एक भी सीट नहीं निकाल पाए, 2019 में जयंत चौधरी एक भी सीट नहीं निकाल पाए, जबकि उसी 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में थे जयंत चौधरी, बीएसपी भी थी, बीएसपी को 10 सीटें आ गई थी, समाजवादी पार्टी की एक सीट भी नहीं बढ़ी थी, जयंत चौधरी 0 के 0 पर रह गए। यह स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जाटलैंड में, जिस जाटलैंड को कहा यह जाता था एक वक्त में कि मुस्लिम और जाट के सहमति या साथ आने की बुनियाद पर वहां पर पार्टियों को फायदा होता रहा, जिसके बड़े नेता के तौर पर अजीत सिंह, उनके पिता चौधरी चरण सिंह या फिर जयंत चौधरी माने जाते हैं। मगर यह स्थिति तो यह हो गई, आपको हमने सीटों को दिखाया। लेकिन एक और आंकड़ा आप देख लीजिए, वो आंकड़ा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों का असेसमेंट क्या था, सभी पार्टियों की पोजीशन क्या थी। एक और ग्राफिक हम आपको दिखाते हैं और उसमें आप सीटों के समीकरण को समझिए कि 2019 का यह समीकरण है। 27 सीटें हैं कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के खाते में जाती है 19 सीटें, विपक्ष के खाते में जाती है 8 सीटें, समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीतती है, बीएसपी 4 सीटें जीतती है और आरएलडी 0 पर 2019 में और 2014 में भी आरएलडी 0 पर आ जाती है। ये जो आंकड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, 27 सीटों वाले उस जाटलैंड के इलाके में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिलती है, खाता भी नहीं खुलता है।
ये तस्वीर अब आपके जहन में साफ हो गई। अब हम वापस आते हैं उस कड़ी को लेकर के जिस कड़ी से अब ये दुविधा होनी शुरू हुई है कि क्या जयंत चौधरी नाराज हैं? क्या जयंत चौधरी जो डिमांड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से, वो डिमांड बीजेपी पूरा नहीं करना चाहती है या बीजेपी उसको मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर रही है? आपको सबसे पहले कड़वाहट दिखाते हैं, एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जयंत चौधरी ने क्या पोस्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये आप पोस्ट पढ़ लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड द एंगर ऑफ आईपीएस जसप्रीत सिंह। यह है 21 फरवरी का सोशल मीडिया एक्स पर लिखा हुआ 1:04 पर, जिस पर आप देख रहे करीबन 6 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। यह है जयंत सिंह चौधरी का वो एक्स पोस्ट जिसकी बुनियाद पर यह कयास आराई शुरू हुई कि क्या बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। ये जसप्रीत सिंह कौन है? आईपीएस ऑफिसर। दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर संदेश खाली में जो कुछ इस वक्त हंगामा चल रहा है बलात्कार के आरोपों के बाद में टीएमसी के नेता के ऊपर, और उसके बाद में उसी बीच में सिक्योरिटी दस्ते में वहां पर आईपीएस जसप्रीत सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन्हें खालिस्तानी कह दिया। ऑन कैमरा यह है, आपने देखा कि किस तरीके से जसप्रीत सिंह उस वक्त उसको लेकर के प्रतिक्रिया आपने देखते हैं, नाराजगी जताते हैं, और फिर उस पर प्रतिक्रिया जो जयंत सिंह की आती है। जयंत सिंह को पता है कि बीजेपी के नेताओं ने कहा है, जयंत सिंह को पता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा। उसके बाद ये बगल में जो ट्वीट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, उसमें जयंत सिंह ने लिखा कि आई कैन अंडरस्टैंड द एंगर ऑफ जसप्रीत सिंह आईपीएस ऑफिसर, यानी कि मैं आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह का गुस्सा समझ सकता हूं। किसके खिलाफ बोल रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने कहा यह गया कि बीजेपी के लोगों ने कहा था उनको खालिस्तानी। वहां से इस बात की कयासआराई शुरू हुई, कयासबाजी शुरू हुई कि साहब जयंत सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच में स्थितियां बन नहीं पाई हैं। अब इसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। जयंत सिंह दरअसल मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं। जब इन्होंने 7 सीटों पर सहमति जता करके अखिलेश यादव के साथ में इन्होंने गठबंधन किया और उसके बाद में बीजेपी ने इनके दादाश्री को चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान किया, तो एक तरीके से वहां से यह साफ हो गई स्थिति इनके ट्वीट के बाद में कि अब ये एनडीए के साथ में आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? दरअसल जयंत सिंह ये चाह रहे थे कि मथुरा की सीट उनको दी जाए और मुजफ्फरनगर की सीट दी जाए। मथुरा और मुजफ्फरनगर जो एक तरीके से देखा जाए जहां पर जयंत सिंह अपना वर्चस्व समझते हैं, वर्चस्व मानते हैं। मुजफ्फरनगर वो सीट है जिस सीट से आखिरी बार चुनाव चौधरी चरण सिंह ने वहां से लड़ा था, और जिस सीट के लिए यह कहा जाता है कि वहां पर बहुत दिल के नजदीक है वो इलाका जयंत सिंह के, अजीत सिंह के, चौधरी चरण सिंह के। लेकिन उस सीट को लेकर के एक वक्त में समाजवादी पार्टी ने भी उस सीट को देने से इनकार कर दिया था। जब 7 सीटों पर गठबंधन हुआ था उस वक्त भी सपा ने वो सीट देने से इनकार किया था, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी हरन मलिक नाम के एक नेता को, जाट नेता को चुनावी मैदान में उतार रही थी। इस बात की नाराजगी जयंत सिंह को थी, और चूंकि हरन मलिक वो शख्स हैं जिनकी नाराजगी जयंत सिंह के परिवार से चली आ रही है। जयंत सिंह का परिवार चौधरी चरण सिंह, एक वक्त में जब यह माना गया कि अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये 1989 का वाकया है, जब वीपी सिंह ने अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोचा, और फिर दूसरी तरफ से मुलायम सिंह यादव का नाम लाया गया चंद्रशेखर के जरिए और देवीलाल के जरिए। तो फिर जब बात नहीं बनी तो यह हुआ कि साहब वोटिंग करा ली जाए। वोटिंग में हरन मलिक ने जाट नेता होने के बावजूद मुलायम सिंह का सपोर्ट किया। उस वक्त से दोनों के बीच में एक तरीके से इस किस्म की स्थितियां चली आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सामने जब पेशकश हुआ जयंत चौधरी का, तो बीजेपी ने कहा मथुरा सीट हम नहीं दे सकते हैं। बीजेपी ने ऑफर किया कि आप बागपत की सीट ले लीजिए, आप बिजनौर की सीट ले लीजिए, आप राज्यसभा के सांसद ही हैं, आप राज्यसभा को छोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए, दोनों जगहों में से किसी जगह पर, और आपकी आरएलडी की उस राज्यसभा की सीट पर आरएलडी के किसी नेता को भेज दीजिए। बीजेपी का ऑफर यह भी था कि उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार में हम आपको मंत्री पद में सहभागी बना देंगे, आपके किसी नेता को वहां पर मंत्री बना देंगे। लेकिन यह वो कड़वाहट है जिसको लेकर के अभी स्थितियां साफ नहीं हुई हैं, क्योंकि बीजेपी का यह अटल फैसला है कि साहब 3 सीटें, 3 जगह, मथुरा, काशी जहां से प्रधानमंत्री खुद हैं, मथुरा जहां से हेमा मालिनी है, या फिर यूं कहें कि अयोध्या
धर्म नगरी होने की वजह से बीजेपी वो सीटें अपने किसी सहयोगी दल को देना नहीं चाहती, न वो देगी। इसलिए जयंत चौधरी की नाराजगी या उनके दिल को चोट लगी कि साहब मथुरा की सीट नहीं मिल पा रही है। मुजफ्फरनगर सीट की बात आई, मुजफ्फरनगर सीट भी जयंत चौधरी के खाते में नहीं आ पा रही है। बीजेपी बागपत को लेकर के और बिजनौर को लेकर के जयंत सिंह चौधरी के सामने पेशकश करती है, उत्तर प्रदेश में मंत्री पद को लेकर के ये बातें अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। जयंत चौधरी से जब पूछा गया एक दिन पहले कि क्या आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, सीटों का क्या होगा, मथुरा से कौन लड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मथुरा वासियों का है। यानी कि एक तरीके से खुद के लिए इशारा कर रहे थे कि साहब ये तो हमारा गढ़ है, हमें ये मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच में एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसको लेकर के बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं। जयंत चौधरी बीजेपी की उन तमाम चीजों को लेकर के मानने को तैयार नहीं। ये ट्वीट जिससे नाराजगी जाहिर की थी अभी 21 तारीख को जयंत चौधरी ने, और दरअसल यही वो नाराजगी है जिसको अब बखूबी समझ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी का राजनीतिक इस वक्त मकाम क्या है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या वाकई हैं? जयंत चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो जयंत चौधरी को 2014 में 0 मिलता है, 2019 में 0 मिलता है। वो 2019 जब बीएसपी को वहां से 4 सीट मिल जाती है, सपा को 4 सीट मिल जाती है, लेकिन आरएलडी जिसका गढ़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आरएलडी का खाता नहीं खुलता है। 27 से 29 सीटें वहां पर हैं, 27 सीटें वहां पर हैं और 27 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। यहां तक कि जयंत चौधरी, बीएसपी और फिर समाजवादी पार्टी के वोटों को एक साथ मिला दिया जाए तो फिर बीजेपी के अकेले वोट के बराबर नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में बीजेपी को यह लगता है कि साहब जयंत चौधरी को ला करके हमें चुनावी मैदान में तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक जेस्चर, एक माहौल जरूर बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर मुजफ्फरनगर और ये पूरा बेल्ट, जाट का बेल्ट, किसानों का बेल्ट, जिसका एक तरीके से पहले आंदोलन में किसानों का आंदोलन हुआ, दूसरे आंदोलन में हालांकि अभी इस हिस्से के लोग इस आंदोलन में सीधे शामिल नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस आंदोलन को अपना समर्थन जता रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है कि जयंत चौधरी को लाकर के सपा या फिर इंडिया अलायंस को वहां से कमजोर किया जाए, बीजेपी या एनडीए को फायदा हो ना हो, लेकिन जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से एक माहौल बनेगा और उस माहौल के माध्यम से बीजेपी को कुछ ना कुछ मजबूती तो मिलेगी ही। लेकिन अगर मजबूती नहीं भी मिल पाती है तो फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है या फिर इंडिया अलायंस जो उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है इस वक्त, वो अलायंस कहीं ना कहीं माहौल के हिसाब से कमजोर नजर आएगा। अब इस कमजोर माहौल के बीच में बीजेपी अब उस बार्गेनिंग पोजीशन को लेकर के खड़ी हुई है। जयंत चौधरी बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है। जयंत चौधरी ने उत्साहित होकर के वो ट्वीट तो कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि मैं चौधरी चरण सिंह का अक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखता हूं। हालांकि ये अलग बात है कि चौधरी चरण सिंह का भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेपी के पहले के वक्त की जो पार्टी थी आरएसएस की, और आरएसएस और भारतीय जनसंघ से चौधरी चरण सिंह का कभी नहीं बना। चौधरी चरण सिंह शायद मौजूदा वक्त में अगर होते और उनको अगर ये अवार्ड, ये भारत रत्न मिला होता तो शायद वो एक्सेप्ट करते बीजेपी के हाथों से, बीजेपी की सरकार से। ये नहीं करते। ये भी अपने आप में कई सारे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि साहब वो इस कदर आरएसएस और भारतीय जनसंघ से दूरी बनाते थे क्योंकि उसके पीछे की वजह थी। कई बार ऐसा हुआ कि चौधरी चरण सिंह जो अपनी सभाएं करते थे तो उस वक्त उन सभाओं में डिस्टर्ब किया गया। कहा यह जाता है उस वक्त में, कई सारे राजनीतिक जानकार, वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि उस वक्त भारतीय जनसंघ और आरएसएस के कैडर्स ने चौधरी चरण सिंह का विरोध किया था और चौधरी चरण सिंह ने उस पर खुले मन से यह कहा था कि अगर ऐसा होता रहा तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएसएस से भारतीय जनसंघ के लोगों को रैलियां नहीं करने दूंगा, वहां पर उनको सभाएं नहीं करने दूंगा। तो एक तरीके से तनातनी की स्थिति थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह के लिए ऐलान करके, क्योंकि ये पिछले काफी दिनों से ये कहा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो खुद चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान की मांग हम पहले से करते आ रहे हैं।
चौधरी चरण सिंह के लिए या उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक राजनीतिक जानकारों की नजर में माना गया कि साहब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करके बीजेपी ने एक तरीके से चौधरी चरण सिंह के प्रति सम्मान का इजहार किया है। जयंत चौधरी के दिल में बीजेपी ने अपनी जगह मजबूत की है। अखिलेश यादव या इंडिया अलायंस से दूर होने के लिए जयंत चौधरी को एक रीजन दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहां तक तो ठीक था, सीट शेयरिंग पर बात को लेकर के तो ठीक था, लेकिन अब जो सीटें जयंत चौधरी जो चाहते हैं उन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है और मथुरा सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है सहयोगी दल को, ना सहयोगी दल को वो देगी, ये जयंत चौधरी को अच्छे से पता है। इसलिए जयंत चौधरी इस बात को लेकर के किसी भी इस किस्म की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हालांकि वो दूसरी तरफ कल भी उन्होंने, जब उनसे राहुल गांधी को लेकर के पूछा गया, एक सवाल पूछा गया इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस की शेयरिंग को लेकर के, मथुरा को लेकर के, तो उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ किया कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूं। घोषणा जब होगी एनडीए के लिए सीट शेयरिंग के लिए तो उस वक्त सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक टिप्पणी उन्होंने लगे हाथों राहुल गांधी पे कर दी। जो टिप्पणी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के कि किस तौर पर रात के अंधेरे में 12 बजे रात को नशे की हालत में सड़कों पर घूमते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर कटाक्ष किया था कि हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारे उस चुनावी क्षेत्र के लोगों के लिए कांग्रेस के युवराज नशेड़ी उनको कहते हैं। उसी सुर में सुर मिलाते हुए जयंत चौधरी ने एक और कोशिश की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मैं शुभकामनाएं देता हूं उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, लेकिन मुझे यह डर है कि वो मथुरा के अंदर आए तो कहीं यहां मथुरा और आगरा के लोगों के लिए भी नशेड़ी शब्द का इस्तेमाल, नशेड़ी शब्द के इस्तेमाल के साथ में कुछ प्रहार ना कर दें। तो एक तरीके से उपहास भी उड़ाया जयंत चौधरी ने, दूसरी तरीके से बीजेपी से एक जुड़ाव और मजबूत करने की कोशिश की, तीसरे तौर पर इंतजार कर रहे हैं जयंत चौधरी कि इस बीच में कुछ हो जाए, कुछ बात बन जाए और जो चाहते हैं जयंत चौधरी वो हो जाए। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ और दल शामिल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि उम्मीद लगाए बैठे हुए कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें उनको जगह मिलेगी। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। अब ऐसे में चौधरी जयंत सिंह का जुड़ना उस एनडीए के साथ में, चौधरी जयंत सिंह उसमें किस तौर पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी ये नहीं चाहती है कि मैं कोई ऐसा निर्णय लूं, ऐसा कोई फैसला लूं जयंत चौधरी के लिए ताकि वो खुश हों और जिसको इशू बनाकर, मुद्दा बनाकर कि उनकी जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं वो सहयोगी पार्टियां भी कहीं रिजिड ना हो जाएं। जाहिर तौर पर ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के एक डिलेमा की स्थिति है, एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है और ये उहापोह की स्थिति अभी तक ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। और ऐसे में 2-3 कड़ियां वो हैं जिनको आप भी जोड़िए, वक्त का इंतजार कीजिए। जयंत चौधरी को वक्त का इंतजार है, लेकिन बीजेपी अब अपनी शर्तों पर आ गई है। जयंत चौधरी को ऐसा भी लग रहा कि क्या उसने गलती तो नहीं कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह या जयंत चौधरी के दादाजी को भारत रत्न का ऐलान करने के बाद में अचानक जयंत चौधरी का एनडीए की तरफ जाना क्या जयंत चौधरी के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं है? ऐसा तो नहीं हो रहा। बहरहाल ये सब वक्त के गर्भ में है, आप भी इंतजार कीजिए। आज हम इन कड़ियों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो पॉइंट क्या है जिस पॉइंट के आधार पर जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में बात बनती हुई नहीं दिख पा रही है। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी घटना को लेकर, किसी ऐसे विषय को लेकर के जिसके पर्दे के पीछे की कहानी इनसाइड स्टूडियो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टीवी7 भारत का विशेष शो FNA और टीवी7 भारत।